A very good morning to all my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आज 27 अक्टूबर 2021 है. दिन है वेंसडे. दिन की शुरुआत करेंगे सेटिस्फैक्शन के साथ. लेजीनेस में appear attractive but work gives a satisfaction. लेजीनेस कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉयर है. पता है कैसे? आप उस दिन को याद कीजिए जिस दिन आप बहुत ज़्यादा लेज़ी थे, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इन जनरल ज़्यादा लेज़ी होते हैं. अब टैलेंट उनके पास हैं, सारी चीज़ें, अपॉर्चुनिटी है, टैलेंट है, वक्त है, रिसोर्सेस हैं, सारी चीज़ें हैं, बट लेजीनेस की वजह से क्या होता है कि वो उस चीज़ को करेंगे नहीं. और जब वो उस पर्टिकुलर चीज़ को करेंगे नहीं तो फिर उनके अंदर कोई भी कार्य करने का जो कॉन्फिडेंस है उसका अभाव धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है. दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है, जिसके पास सारी कंडीशंस जो हैं वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के फेवर में नहीं है, लेकिन अगर वो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा काम करता रहता है, थोड़ी बहुत मेहनत करता रहता है, तो फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है. और उस दिन को भी याद कीजिए जब आपने जितने भी आपने डिसाइड किए थे वो सारे काम आपने टाइम पर ख़त्म कर दिए. उस दिन आपका जो सेटिस्फेक्शन था वो एक अलग ही लेवल पर था, इज़न्ट इट? याद कीजिए वो दिन. एंड सेटिस्फेक्शन के साथ साथ जब हम कोई कार्य ख़त्म कर देते हैं तो सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही है, लेकिन साइड में फ्यूल के तौर पर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहता है. आज हमारे टेबल के ऊपर है 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें. वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन, और हमारी चैनल स्टडी IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें. डियर फ्रेंड्स, मंथ एंड सेल इज ऑन. हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर आपको मिलेगा फ्लैट 50% डिस्काउंट प्लस 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट. ये ऑफर 31 अक्टूबर तक ही वैलिड है. सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट, मोबाइल ऐप या फिर इस नंबर के ऊपर से मिल जाएगी. So let's start today's discussion with the first article from Economic Times. Political economy affects audit quality. Political economy affects audit quality. Audit. What is audit? Audit यानी कि आपके जो accounts हैं उनको चेक करना. ये मेक श्योर करना कि जो आपने बुक कीपिंग आप कर रहे हैं, जो आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, ये सारे अकाउंट्स प्रॉपर है, उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है, उसमें कोई एरर नहीं है, उसमें कोई माल प्रैक्टिस नहीं हो रही है. तो इसके लिए व्हाट यू नीड गुड क्वालिटी ऑफ पीपल. आपको गुड ऑडिटर्स चाहिए. शक्तिकांता दास साहब ने ये कहा, जो हमारे RBI के गवर्नर हैं. ही हैज सेड राइटली दैट वी नीड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड डेप्थ ऑफ ऑडिट्स टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिसेस. हमें स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स चाहिए. हमें ऐसे ऑडिटर्स चाहिए जो अच्छे ऑडिटर्स हों, स्किलफुल हों, और जब अच्छे ऑडिटर्स होंगे तो फिर आपकी जो अकाउंट्स हैं वो भी क्लीन रहेंगे और माल प्रैक्टिसेस जो हैं वो चीज़ नहीं हो. माल प्रैक्टिस यानी कि गफला जो है वो नहीं हो पाएगा. अकाउंटेंट्स जो हैं उनकी एक मेन जॉब ये भी है कि वो अगर कोई इरेगुलरिटी है तो उस इरेगुलरिटी को सामने रखें. ऑडिट रिपोर्ट्स में ये चीज़ सामने आनी ही चाहिए कि अगर कुछ गलत किया है, कुछ पैसे यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए हैं, कुछ गलत एक्सपेंसेस दिखा दिए हैं, कम इनकम दिखाई है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको आपको पकड़नी पड़ती हैं. यू हैव टू फाइंड दिस थिंग्स आउट. तभी जाकर एक अच्छे ऑडिटर की ये सारी निशानी है कि उनको पता चल जाता है, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस एंड थिंग्स लाइक दैट. अब स्किल है आपके अंदर लेकिन आप इंडिपेंडेंट नहीं है तो भी कोई काम की बात नहीं. इफ़ यू आर, आपके अंदर सारा टैलेंट है लेकिन आप किसी के गुलाम हैं, या फिर आपको कोई डायरेक्शन दे रहा है और फिर वो चीज़ आप कर रहे हैं, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गलत चीज़ों के बारे में, तो फिर कितने भी अच्छे ऑडिटर्स क्यों ना हो, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर वो अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले नहीं कर पाएंगे. इज़न्ट इट? सिंपल इज़ दैट. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये देखा है, ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारी कंपनीज़ के बीच में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं. कुछ पैसे ये कंपनी A कंपनी B को ट्रांसफ़र कर देगी, फिर B जो है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर देगी. तो इस प्रकार के सर्कल्स जो हैं वो चलते रहते हैं, और अपने फंड्स जो हैं, अपने प्रॉफिट्स जो हैं, उनको डाइवर्ट किया जाता है. और इसकी वजह से फाइनली क्या होता है कि टैक्स पे कम करते हैं, और कम टैक्स यानी कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान. और जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं
उनके लिए भी एक प्रकार की ये चीटिंग है। जस्ट इमेजिन कि आपने अपना 10 रुपये का टैक्स पे कर दिया और दूसरा व्यक्ति जिसको 10 रुपये पे करने थे वो 2 रुपये ही पे कर रहा है, बाकी के 8 रुपये जो है उसने कुछ ना कुछ करके बाईपास कर दिए। तो आपको भी वो बैड फील होगा, आप सोचेंगे कि नेक्स्ट टाइम सरकार इसके ऊपर कुछ करेगी, फिर कंटिन्यूसली वही चीज़ होने लगती है। देन व्हाट यू विल डू, यू विल से दैट मैं भी अपने क्यों 10 रुपये पे करूँ। आप उसी व्यक्ति के पास जाएंगे और कहेंगे कि भाई मुझे भी ऐसा कुछ करना है। तो फिर धीरे धीरे करके हर एक व्यक्ति जो है या फिर ज़्यादातर लोग जो हैं वो टैक्स को इवेड करने की कोशिश करेंगे, टैक्स पे नहीं करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। और ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन हो चुकी हैं हमारे देश में। कल्चर ये है कि अगर आप टैक्स राइट अमाउंट ऑफ टैक्स पे नहीं करते देन यू आर स्मार्ट, राइट। अगर आप प्रॉपर टैक्स पर पे करते हैं देन यू आर ए फूल, यू आर कंसिडर्ड कि आप तो यू आर नॉट दैट स्मार्ट। आपको स्मार्ट व्यक्ति कौन है जो बहुत कम टैक्स पे करें, जो जितना करना चाहिए वो उतना तो करना है ही नहीं, लेकिन उसमें से भी बहुत एक छोटा सा अमाउंट अगर आप पे करते हैं अपने प्रॉफिट से, तो दैट इज़ कंसिडर्ड वेरी स्मार्ट पर्सन के ये बिजनेस या फिर जो पर्सन है ये बहुत ही स्मार्ट है बिकॉज वो टैक्स को एवॉइड कर पा रहे हैं। In April this year, RBI updated the guidelines for appointment of statutory auditors in banks and NBFCs, putting in place ownership-neutral audit regulations to ensure independence of auditors and avoiding conflict of interest in auditor appointments. अप्रैल 2021 में आरबीआई ने कुछ ऐसी गाइडलाइंस अपडेट की और इस गाइडलाइंस के पीछे मेन जो लक्ष्य था वो यही है कि जो बैंक्स और एनबीएफसी के जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं तो वो ऑनरशिप न्यूट्रल रहें और उनकी अपॉइंटमेंट में भी कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिससे ये मेक श्योर किया जाए कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। अब बैंक लोन्स जो हैं ये ओपेक होती हैं, यानी कि बैंक को पता है लेकिन दूसरे लोगों को पता नहीं रहता कि इस बैंक ने इस व्यक्ति को कितने पैसे दिए हैं और कैसे डिसीजंस लिए गए। ये सारी चीज़ें सिर्फ बैंक्स को पता है या फिर सिर्फ टॉप अथॉरिटीज़ को पता है। तो इसमें और ज़्यादा अगर हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आए तो भी ओवरऑल ऑडिटिंग और ओवरऑल जो बुक कीपिंग है उसमें एक बदलाव हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। अब बड़ी बैंक्स या फिर बड़ी लोन्स अगर आपको चाहिए तो हमारे देश में ये रियलिटी है, आपको पता है नहीं पता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट कुछ प्रकार एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि लॉबिंग होती है। जो पर्सन है, जो डिसीजन मेकर हैं, उनको खुश रखा जाता है, उनको कुछ पैसे वैसे दिए जाते हैं, पार्टी में ले जाना, ये वो गिफ्ट देना एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों की माध्यम से एक प्रकार से एक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है और फिर जो लोन है वो अप्रूव की जाती है। प्रोजेक्ट के कॉस्ट जो हैं वो इंक्रीज़ किए जाते हैं। अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो दिखाया जाता है कि 120 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 130 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और फिर ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं 30 करोड़ रुपीज़, इसमें से कुछ पैसे अपने पास रखे जाते हैं और बाकी के पैसे जिसने अप्रूवल दिया है, तो कहीं ना कहीं एक चढ़ावा, एक प्रकार से करप्शन जो है इसमें भी चलता रहता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स तब तक सॉल्व नहीं होंगे जब तक एक ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग की सिस्टम हमारे देश में डेवलप नहीं होगी। एक नेक्सस भी है कि एक तरफ है गवर्नमेंट, एक तरफ है बैंक्स और एक तरफ है बिजनेस। अब ये ट्रायंगल कैसे काम करता है? पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बिजनेसमैन या फिर बिजनेस हाउसेस के पास जाती हैं और वो फिर फंड प्रोवाइड, बिजनेस जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड प्रोवाइड करता है, फिर वो इलेक्शंस लड़ते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, तब वो सरकार का पार्ट बनते हैं, फिर वो कुछ ऐसे लोगों को बैंक के अधिकारी बनाते हैं और फिर यही बैंक्स जो हैं वो फिर कुछ बिजनेसेस के लिए लोन्स अप्रूव कर देती हैं। तो दिस इज़ जस्ट ए स्मॉल एग्जांपल के तो फिर बैंक फिर से इस बिज़नेस को पैसे देगी, ये बिज़नेस जो है फिर से ज़्यादा पैसे कमाएंगे, ये सारी चीज़ें अगेन उनके पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो एक और बार वो सरकार को सपोर्ट कर पाएंगे। तो पॉलिटिकल फंडिंग जो है अगर ये क्लीन हो जाए तो फिर एक बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे देश में क्लीन हो जाएंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो पैसे मिल रहे हैं वो प्रॉपर हो जाए, वो ब्लैक मनी जैसी चीज़ें, जस्ट इमेजिन, ऐसा आने वाले नज़दीक के भविष्य में तो नहीं होने वाला है। एंड दिस इज़ अ वेरी रियलिस्टिक थिंग, दिस इज़ नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक, ये नकारात्मक बात नहीं है, ये रियलिटी की बात है। अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है
लेकिन जब भी क्लीन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। Anyway, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, बट बिफोर दैट अगर आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल। सेफ्टी फर्स्ट, द हिंदू का ये आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को एक डायरेक्शन दिया है, एंड दिस डायरेक्शन इज अबाउट मुल्ला पेरियार डैम। सुपरवाइजरी कमेटी जो है उसको ये इंस्ट्रक्शन या फिर ये डायरेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि मैक्सिमम वाटर लेवल जो है उसको आपको मेंटेन करना है। उसके साथ जुड़ा हुआ जो इश्यू है उसके ऊपर एक डायरेक्शन दिया है। अब ये मुल्ला पेरियार डैम जो है एक लंबे समय से ये चर्चा में रहा है, और इसको लेकर हर साल एटलीस्ट 10 आर्टिकल्स तो पढ़ने को मिलते ही हैं। कुछ ना कुछ हर साल इस डैम के साथ जुड़ी हुई खबरें आपको पढ़ने को मिलती हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, इट्स लाइक एन एवरग्रीन टॉपिक। हर रोज़ फ्रंट पेज के ऊपर नहीं होगा, लेकिन साल में 2-3 दिन तो ऐसे होंगे जब आपको न्यूज़पेपर में मुल्ला पेरियार डैम के बारे में पढ़ने को मिलता ही है। तो ये डैम कहाँ पर लोकेटेड है? ये डैम फिजिकली प्रेजेंट है केरला में। इस डैम को ऑपरेट कौन करता है? इस डैम को केरला नहीं लेकिन तमिलनाडु राज्य सरकार जो है वो इसको ऑपरेट करती है। तो इट इज़ ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु, और तमिलनाडु के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में पीने का पानी, खेतीबाड़ी का पानी जो है वो इस मुल्ला पेरियार डैम से पहुंचता है। नाउ ये फेमस इमेज है इसकी, ये एक साइड इमेज है। एज यू कैन सी ये हिली रीजन में है, और यहाँ पर ये रहा डैम, एंड ये तस्वीर जो है वो काफ़ी न्यूज़पेपर में ज़्यादातर यही तस्वीर दिखाई जाती है। इसके इतिहास के बारे में बात करें, थैंक्स टू इंडिया टुडे, ये इंडिया टुडे का इन्फोग्राफिक है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नाव हिस्ट्री की बात करें तो इस डैम का कंस्ट्रक्शन ब्रिटिश टाइम पर हुआ था 1887 से 1895 में, और किस नदी के ऊपर है? इट इज़ ऑन पेरियार रिवर। उस टाइम पर जो ट्रैवनकोर के जो प्रिंसली स्टेट था, जो आज फिर केरला बन गया, आज़ादी से पहले इट वाज ट्रैवनकोर। तो डैम को कंस्ट्रक्ट करने की शुरुआत होती है, और फिर एक लीज डीड साइन हुई थी ट्रैवनकोर और ब्रिटिश प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास के बीच में। मद्रास यानी कि आज का जो तमिलनाडु है। तो ब्रिटिश सरकार ने उस टाइम पर जो अधिकार है पानी को डाइवर्ट करने का अधिकार, ये मद्रास प्रेसिडेंसी को दिया था 999, लगभग आप पकड़ लीजिए कि 1000 साल के लिए, 999 ईयर्स के लिए, कि इसका पानी जो है वो मद्रास प्रेसिडेंसी यानी कि तमिलनाडु जो है इसको डाइवर्ट कर पाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि ये 116 ईयर्स ओल्ड डैम है, उससे भी ज़्यादा वक्त हो चुका है। एक डैम जो है उसकी लाइफ टाइम कितनी होती है? 50 to 60 ईयर्स की होती है, लेकिन इस डैम की उम्र उससे लगभग डबल हो चुकी है। बहुत सारी जगहों पर हमें कुछ बड़ी बड़ी क्रैक्स भी नज़र आ रही हैं, जैसे कि सेंट्रल वाटर कमीशन का कहना यह है कि एक हाई हजार्ड डैम है मुल्ला पेरियार डैम। ये जो अर्थक्वेक वाला रीजन है, सिस्मिक जोन 3 का पार्ट है, और कभी भी एक जो IIT रुकरी है उसका कहना यह है कि यहाँ पर एक 6.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ सकता है, और इस अर्थक्वेक की वजह से ये डैम जो है वो टूट सकता है, और 35 लाख लोगों का जीवन जो है वो खतरे में हो सकता है, डायरेक्टली ये खतरे में आ सकता है। और एक फ्रैक्चर्ड फाउंडेशन भी है इसका, एक अंडर वाटर कैमरा सेंड किया गया था जिसको कहते हैं कि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल ROV। तो उससे पता चला कि एक डीप फ्रैक्चर यहाँ के 1200 फीट लेंथ जो है डैम की, तो वहाँ पर एक आपको डीप फ्रैक्चर भी नज़र आता है। अब इस डैम जो है इसका कंस्ट्रक्शन कुछ, मैं बहुत ही एक रफ स्केच आपको दिखा रहा हूँ। लेट्स से कि ये एक माउंटेन है, तो ये डैम लगभग यहाँ पर है, और अगर ये डैम टूट जाता है, लेट्स से भगवान ना करे ऐसा कभी हो, दिस इज केरला हियर, तमिलनाडु वाला पोर्शन यहाँ पर है, तो अगर ये डैम टूट जाता है तो सारा पानी जो है वो केरला के ये सारे गांव जो हैं वहाँ पर आ जाएगा, और लगभग 35 लाख लोग जो हैं वो इसकी चपेट में आ सकते हैं। तो इट्स लाइक ए टिकिंग टाइम बॉम्ब। एक बहुत ही पुराना डैम भी हो चुका है। अब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक आदेश दिया था, एक डिसीजन लिया था कि
ये डैम जो है इसमें 142 फीट तक ही पानी आप स्टोर करेंगे, ये एक मैक्सिमम लिमिट दी गई थी। और तमिलनाडु ने ये मेक श्योर किया है कि वो मैक्सिमम लिमिट तक पानी पहुंचने नहीं देता, उससे पहले थोड़ा बहुत पानी जो है वो निकाला जाता है ताकि डैम के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो क्रिएट ना हो। तो ये चीज़ तमिलनाडु करता आया है। केरला के चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को एक पत्र लिखा और उन्होंने ये कहा कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो एक रिक्वेस्ट की कि आप अर्जेंटली पानी को रिलीज़ कर दीजिए ताकि डैम की दीवारों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट ना हो। मंडे की बात करें तो जो केरला की स्टेट असेंबली है, तो वहाँ पर डिबेट करते हुए वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब ने क्लियरली बता दिया है कि तमिलनाडु सरकार जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से डैम को मेंटेन कर रही है, पानी को निकाल रही है, पानी को डाइवर्ट कर रही है ताकि डैम की दीवारों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट ना हो। और अच्छी बात यह है कि इस बार दोनों पड़ोसी राज्यों की जो सरकारें हैं और उनके चीफ मिनिस्टर, जैसे कि केरला के मिस्टर विजयन और तमिलनाडु के मिस्टर स्टैलिन जो हैं, इनके बीच में फ्रेंडशिप, इनके बीच में रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी कोर्डियल है। तो कोई हीटेड इश्यूज और डिबेट हमें देखने को नहीं मिल रही है, एक दूसरे का काम जो है वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ये टेक्निकल और जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसको मिल बैठ कर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और तमिलनाडु इसको और ज़्यादा मजबूत करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसको सबसे पहले केरला का अप्रूवल चाहिए और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। तो अगर केरला सरकार इसको अप्रूव कर देती है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है, तो इस डैम की हेल्थ एंड सेफ्टी को और एक नए लेवल पर ले जाया जा सकता है और इसको जल्द से जल्द ले जाना भी चाहिए, क्योंकि हमने कुछ फैक्ट्स देखे और पता चला कि ये बहुत ही पुराना डैम है। द हिंदू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, इनका नाम है भारती प्रवीण पवार। कौन है ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। कुछ दिनों पहले आप में से एक स्टूडेंट ने यह प्रश्न पूछा था कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं उनका क्या काम है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये रहे यूनियन मिनिस्टर, राइट, फिर एक है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और फिर आपका जो एक राज्य है, ये एक स्टेट है, उसके भी एक मिनिस्टर होते हैं। तो बेसिकली मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है उनको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप समझे तो वो एक डेप्यूटी मिनिस्टर है, एक जूनियर मिनिस्टर है, और उनका मेन काम ये होता है कि अलग अलग राज्यों के साथ यूनियन गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन, तालमेल अच्छी तरीके से रहे। तो लेट्स से यहाँ के ये वाले स्टेट वाले जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो वो डायरेक्टली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन के साथ कनेक्टेड होंगे और फिर सारी चीज़ें जो हैं वो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं उनको रिपोर्ट की जाती है। तो इस प्रकार से ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो असिस्टेंट या फिर डेप्यूटी जूनियर मिनिस्टर्स जो हैं वो अलग अलग राज्यों के साथ मिलकर काम करते हैं, एक प्रकार की कड़ी का तौर पर काम करते हैं कि वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अच्छा तालमेल रहे। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू नाउ। एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने किया, एंड दैट इज अबाउट प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है ABHIM, वी कैन कॉल इट अभीम एज वेल। अब ये जो अभीम है और इसमें वर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जो रेगुलर स्टूडेंट्स इस सीरीज को एक लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहूँगा वो बातें जो हमने कोविड के टाइम पर की थी। जब कोविड का आउटब्रेक हुआ, जब लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया, और जब मैं फर्स्ट वेव के टाइम की बात करूँ, सेकेंड वेव के लिए भी ये आप चीज़ यही चीज़ जो है ये सेकेंड वेव के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। नाउ सी द थिंग इज़ कि क्या हुआ कि हमें बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है। बहुत ही ब्रीफ, आई एम बीइंग वेरी ब्रीफ टू द पॉइंट हियर, मैं इतनी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि अभी कुछ होता है तो हमें बड़े बड़े शहरों की तरफ भागना पड़ता है। एक शहर में 10 लाख 20 लाख लोग रह रहे हैं और वहाँ पर सिर्फ एक ही बड़ी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एंड वी प्योरली नो के उतने बेड्स नहीं है वहाँ पर, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि इतने लाखों लोगों को अगर इमरजेंसी में कोई हेल्प चाहिए तो वहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उस टाइम पर सॉल्यूशन हमने क्या सोचा ये था कि हर एक टाउन में, हर एक स्ट्रीट या फिर हर एक मोहल्ले के बीच में, अगर बड़ा शहर है तो एक जगह पर तो ऐसी
कोई डिस्पेंसरी हो, कोई ऐसा क्लिनिक हो जहाँ पर कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाए। अगर एक बड़ा आपका एक एक तालुका है तो वहाँ पर लेट्स से 5-10 गाँव के बीच में एक छोटी सी क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल जहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, फिर तालुका लेवल पर अवेलेबल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अवेलेबल हो, राज्य लेवल पर अवेलेबल हो, तो वी नीड मोर ऑफ दिस फैसिलिटीज़। फ्यूचर में अगर कोई, भगवान ना करे ऐसी चीज़ हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, कोविड जैसा कोई दूसरा ऐसा पैंडेमिक आ जाता है, तो उस टाइम पर हमें पूरे देश को लॉकडाउन करने की आवश्यकता ना रहे। कुछ ही जगहों को आप लॉकडाउन कर दीजिए, वहाँ पर अंदर बाहर जाना स्टॉप कर दीजिए, तो एक हद तक हम चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा लेसन हम इस कोविड से सीखे हैं। द इनएबिलिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू शेयर द बर्डन ड्रोव द पॉइंट होम दैट हेल्थ केयर सर्विसेज कैनॉट लेफ्ट टू इंडिपेंडेंट फोर्सेज। हेल्थ केयर जो है ये एक स्ट्रेटेजिक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ नहीं सकते। गवर्नमेंट हैज़ टू टेक ए स्टेप। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, एक बहुत बड़ा लेसन सीखते हुए, भारत सरकार ने यह तय किया है कि 64,180 करोड़ आने वाले 5 सालों के लिए आउटले किए गए हैं, और ये पैसे जो हैं इससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ अलग से जो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, गवर्नेंस, इसका जो मैनेजमेंट है उसकी कैपेसिटीज़ को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स जो 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के हैं, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और मेडिकल कॉलेजेस और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो हैं 602 डिस्ट्रिक्ट्स में, तो इनको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। लेबोरेटरीज कितने इंपॉर्टेंट है कोविड के रिपोर्ट के लिए, मीन्स आपको कोविड है या नहीं तो यू नीड टू गो टू ए लैब, इजंट इट। तो अब लेबोरेटरीज को भी और ज़्यादा, अगेन यूजिंग द सेम वर्ड्स, और ज़्यादा मीन्स लेबोरेटरीज का इंपॉर्टेंस हमने समझा, और इसको भी और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, इसकी फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया जाएगा। एंड जो पब्लिक हेल्थ लैब्स हैं 730 डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव लेबोरेटरी सर्विस में तब्दील किया जाएगा, अपग्रेडेशन होगा इनका। और कुछ जो अलग अलग प्रोग्राम को लेकर अलग अलग लैब्स हैं, तो इनको भी एक प्रकार से इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये सारे बदलाव होंगे। फिर जूनोटिक डिजीज़ या फिर वन हेल्थ अप्रोच के ऊपर फोकस होगा अभीम का। वन हेल्थ यानी कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स की हेल्थ नहीं, आपके एनवायरनमेंट की हेल्थ, आपके एनिमल्स की हेल्थ, ये सारी चीज़ें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। बिकॉज वी नो कि कोविड जो है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी स्पीसीज़ मर चुकी हैं, और जो दीवारें थी प्रोटेक्शन की ये टूट चुकी है। तो अब ऐसे बहुत सारे जूनोटिक डिजीज़ जो हैं वो आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो वन हेल्थ अप्रोच के ऊपर फोकस होगा, और दूसरे ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर सर्वेलेंस किया जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर वायरोलॉजी, बायोसेफ्टी लेवल 2 लेबोरेटरीज जो हैं, तो इन सभी के साथ एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल से ग्रास रूट लेवल तक एक कोऑर्डिनेशन, एक सर्वेलेंस सिस्टम क्रिएट की जाएगी। आईटी बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने देखा कोविन ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आरोग्य सेतु ऐप और दूसरे ऐसे ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स है जिसकी वजह से हम डेटा को एक हद तक जनरेट कर पाए, डेटा का सही इस्तेमाल कर पाए। और जितना अच्छा सर्वेलेंस होगा उतना ही हमें पता चलेगा कितनी आवश्यकता है दवाइयों की, कितनी चीज़ें आपको चाहिए नहीं चाहिए, सारी चीज़ें जो है वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर की जाएगी। और ये कहा सरकार ने कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर एवरी वन ऑफ अस कि अगर हमारे जो गांव के, टाउन के, सिटीज़ के, एक राज्यों के और अलग अलग राज्यों की हेल्थ फैसिलिटीज़ अगर अपग्रेड होती हैं, तो दिस इज़ समथिंग दैट वी वांट, और वी वेर लुकिंग फॉर, वी वेर सर्चिंग फॉर दिस थिंग्स फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बात करते हैं कू इन सूडान के बारे में। द हिंदू का ये आर्टिकल है, लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। सूडान एक अफ्रीका का देश है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ अफ्रीका, और ये रहा सूडान, और ये है साउथ सूडान। तो पहले ये एक देश था, फिर आई थिंक इट वाज इन 2011 ये देश जो है ये अलग हो गया। साउथ सूडान एक अलग देश बन गया और सूडान एक अलग देश बन गया। तो
ये लोकेट हो गया सूडान, इजिप्ट, फिर चाड, फिर लीबिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया, देन यू हैव दिस एरिट्रिया। ये सारे देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करने वाला एक देश है। यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, उसके साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। तो लेट्स क्विकली गो थ्रू इट। तो ये है रेड सी। रेड सी के साथ एक बॉर्डर शेयर करने वाला देश है। तो ये लैंडलॉक्ड देश नहीं है। आपको प्रीलिम्स में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीचे दिए गए देशों में से देखिए कि कौन सा देश जो है वो लैंडलॉक्ड देश है। तो मेक श्योर कि सूडान जो है ये लैंडलॉक्ड देश नहीं है। दूसरे जो अफ्रीकन देश हैं, बहुत सारे ऐसे अफ्रीकन देश हैं जो सूडान के इर्द गिर्द हैं, ये ऐसे देश जो है वो लैंडलॉक्ड हैं। तो वो एक बार आप देख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर मैप है, डाउनलोड द पीडीएफ एंड गो थ्रू इट। ओके, तो सूडान में फिर से पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं। 3 साल पहले की बात है, अप्रैल 2019 की, जब एक लंबे समय से, लगभग 20-25 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका था कि आई थिंक 40 साल, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट एग्जैक्ट ईयर्स, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ओमार अल बशीर नाम के एक व्यक्ति थे और लगभग दशकों से वही सूडान के हेड थे, वही सूडान के एक प्रकार के राजा थे। वो राजा नहीं थे लेकिन वो वाज प्रेसिडेंट, लेकिन वो राजा की तरह ही थे, सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में थी। 3 साल पहले वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, उनको हटाया गया और फिर मिलिट्री ने ये डिसाइड किया, सूडान ने, वहाँ के लोगों ने और वहाँ की मिलिट्री ने ये डिसाइड किया कि एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे और ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो सूडान के डे टू डे अफेयर्स को देखभाल करेंगे। और जो वहाँ की मिलिट्री है, मिलिट्री चीफ जो हैं, वो 2 सालों तक सोवरेनिटी काउंसिल के हेड बनकर रहेंगे। और फिर धीरे धीरे ये मिलिट्री जो है ये पावर सरकार के हाथ में दे देगी और फिर वहाँ पर इलेक्शंस होंगे। फिर जैसे हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं वैसे वहाँ पर इलेक्शंस होंगे और फिर वहाँ पर पार्लियामेंट होगी, मिनिस्टर्स होंगे और फिर धीरे धीरे करके एक ऐसा देश जो लंबे समय से एक डिक्टेटरशिप में रहा, अब धीरे धीरे ये देश जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ेगा। ऐसा ये सारी चीज़ें 3 साल पहले तय की गई। लेकिन अब कुछ हफ्तों के बाद जो पावर है वो देने की बात थी। मिलिट्री चीफ है जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान, तो ये पावर देने वाले थे। अब फाइनली उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में ले ली। जो प्राइम मिनिस्टर थे अब्दुल्ला हमदोक, तो उनको अरेस्ट किया गया, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, सिविलियन लीडर्स को अरेस्ट किया गया। और अब वहाँ पर कुछ प्रोटेस्टर्स, जो प्रो मिलिट्री प्रोटेस्टर्स हैं, जो मिलिट्री को सपोर्ट करते आए हैं, उनका कहना यह है कि ऐसी सरकारों को हटा दीजिए, मिलिट्री के पास पावर होना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, जो चाहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं, लेकिन कुछ ऐसे प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदोक को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट्स को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। उनका कहना यह है कि मिलिट्री को हटा दीजिए और यहाँ पर होनी चाहिए एक डेमोक्रेटिक सरकार या फिर डेमोक्रेटिक व्यवस्था। तो इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट जो है वो चल रहे हैं वहाँ पर। अभी भी चीज़ें जो है वो सॉल्व नहीं हुई है। कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई, कुछ गोलियां भी चलाई गई थी बाय द मिलिट्री। और वहाँ पर जो पोर्ट सूडान है, जो देश का सबसे बड़ा पोर्ट है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो ये रहा रेड सी और इसके ऊपर है पोर्ट सूडान। तो ये पोर्ट सूडान का सबसे बड़ा एक पोर्ट है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलिट्री ने कंट्रोल कर ली है। तो बहुत सारी फूड, करेंसी, फ्यूल, ये सारी चीज़ों की शॉर्टेज सूडान में नज़र आ रही है। सूडान एक बहुत ही रिसोर्स रिच कंट्री है। वहाँ के डिसीजन मेकर्स ने एक लंबे समय से रॉन्ग डिसीजंस लिए, जैसे कि ओसामा बिन लादेन जो है वो 1990s में सूडान में रहता था। तो फिर यूएसए ने इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, इसकी वजह से सूडान जो है वो पीछे रह गया। फिर इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ में सूडान जो है, जैसे कि इजराइल और पैलेस्टाइन वाला इश्यू तो था, तो उसमें भी सूडान ने एक रोल प्ले किया। तो एक गलत जगहों पर सूडान काफ़ी रहा है लंबे समय से, लेकिन अब वो धीरे धीरे अपनी गलतियां सुधार रहा है। जैसे मैंने बताया, बहुत ही रिसोर्स रिच स्टेट है, लेकिन रॉन्ग डिसीजंस की वजह से ये पीछे रह गया। वरना ये अफ्रीका का सबसे डेवलप्ड देश बन सकता है और दुनिया के बहुत सारे डेवलप्ड देशों के मुकाबले खड़ा रह सकता है। इतने सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सूडान के पास हैं। एनीवे, आईएमएफ ने जो एक 50 बिलियन डेट रिलीफ एग्रीमेंट जो था, इसको थोड़ा बहुत होल्ड पर, मीन्स ये भी सारी चीज़ें हुई थी लेकिन अब ये सारी चीज़ें होल्ड पर लगाई गई है। यूएसए भी जो पैसे देने वाला था सूडान को, उसके ऊपर भी होल्ड लगा दिया है बिकॉज ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ
प्रोटेस्ट दैट आर गोइंग ऑन। और वहाँ की सिविलियन सरकार जो थी उन्होंने ये कहा था कि द हेग की कोर्ट में जो बशीर हैं, जो डिक्टेटर रहे, तो उनको पेश किया जाएगा। ये सारी चीज़ें बातें हुई थी, लेकिन अब फिर से इश्यूज जो हैं वहाँ पर चल रहे हैं। तो अभी कुछ कहना पॉसिबल नहीं है, बट लेट्स होप कि कुछ दिनों के अंदर सारी चीज़ें जो हैं एज़ फार एज सूडान इज़ कंसर्न हमारे सामने आ जाएगी। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो दिस आर सम न्यूज़ आइटम्स। PDF को डाउनलोड करने के बाद इनको देख लीजिएगा। कल जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एंड दिस इज़ a new question for you guys. So that's everything from my side. Again, make the most out of this month end sale. And please make sure कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया then hit the like button and don't forget to subscribe to our YouTube channel. So I'll see you tomorrow early morning at 8 a.m. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.